is preamble. Okay, as I said, कि preamble, basically preamble जो है उसका starting नाम क्या था? Objective resolution. So objective resolution was initiated by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स व्हाट कि अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा या बनाया गया है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो उसको उसके लिए जो है वो 13 दिसंबर 1946 को एक रेजोल्यूशन तैयार किया था और उसको इनिशिएट किया था. फाइनली इट वाज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 with a new name, and that is preamble. So basically the concept of preamble has been taken from American Constitution. हम देखेंगे कि जो preamble का जो concept है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. वैसे preamble सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ही अडॉप्ट किया गया है. तो preamble बेसिकली है क्या, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. देखिए preamble in short term we can say preamble is the preface of the Indian Constitution. Preface जैसे बुक होता है और each and every book has its own preface, वैसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी preface है, that is preamble. But actually preface को बुक के पहले रखा जाता है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो preamble है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे लास्ट में रखा है. अभी क्वेश्चन रेज होता है कि अगर प्रीफेस हम बोलते हैं तो उसको पहले रखना चाहिए, जबकि इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लास्ट में क्यों रखा गया है. इसका सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है कि सबसे लास्ट में दिया गया है कि वी अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव्स आवरसेल्व्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. मतलब वो लास्ट में से दिया है कि जब तक अगर आप जो भी कुछ बोले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले आप दिए हैं उसको एडॉप्ट भी करना है, एनेक्ट भी करना है और इवन अपने आप को संविधान के प्रति समर्पित भी करना है, इसलिए प्रीएम्बल को सबसे लास्ट में रखा गया है. एनीवे देखते हैं वन बाय वन. सो द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. N.A. Palkhiwala, an eminent jurist and constitutional expert, called the preamble as the identity card of the constitution. तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो जूरिस्ट है, अलग अलग जो लॉ एमिनेंट पर्सन है, वो अलग अलग नाम दे दिया है. कोई इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, कोई इसको प्रीफेस बोलते हैं, कोई इसको आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं. बट इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि preamble is the introduction of the Indian Constitution, because अगर preamble में जो कुछ ऐसे वर्ड्स है, उसी जो शब्द है, वर्ड्स है, उसी पे सारे के सारे अदर कंटेंट बेस्ड है. हम लोग वन बाय वन देखेंगे. The preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by the Constituent Assembly. It has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. जैसा कि मैं बताया आपको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था, उसको इनिशिएट किया था और फाइनली इसको अडॉप्ट किया था असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को विद अ न्यू नेम, एंड दैट इज प्रीएम्बल. देखिए प्रीएम्बल को अभी तक एक ही बार अमेंड किया गया है. इसका अमेंडमेंट जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था. जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्यों बोला गया है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इस टाइम ये अमेंडमेंट में अमेंड किया गया था, चेंज किया गया था. दैट इज व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, कब हुआ था? 1976 में. तो अभी तक प्रीएम्बल सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ था. कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971, एंड there were 3 new words were added. 3 नया वर्ड्स में ऐड किया गया था. फर्स्ट सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया है. इसको आप याद रखें. ओके, नाउ
द प्रियम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म रीड्स, प्रियम्बल को हम कैसे रीड करते हैं? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. देखिए यहाँ पे वर्ड टू वर्ड हम लोग जाएंगे और वर्ड का मीनिंग क्या है वो जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे वर्ड है वी। वी इज एवरी पर्सन of each society, each caste, each religion, each race, doesn't matter। इंडियन जो सिटीजन्स है उसको बोला गया है कि जो भी इंडियन सिटीजन्स है, by any manner we can understand that here the citizenship can be obtained through 5 methods। 5 तरीके से हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। by birth, by descent, by naturalization, by incorporation and by registration। तो जो 5 तरीके हैं, 5 मेथड्स है नागरिकता प्राप्त करने का, सिटीजनशिप गेन करने का, तो जो भी सिटीजन्स है चाहे किसी मैनर से हो, चाहे बाय बर्थ हो, बाय नेचुरलाइजेशन हो, बाय इनकॉर्पोरेशन हो या बाय अदर मैनर हो, डजंट मैटर, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको बोला गया है वी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ दिन पहले रिसेंटली एक केस अराइज हुआ था और उसमें ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि उस टाइम में, जिस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम के लोगों के बारे में बताया गया था, वो लोगों के बारे में बताया गया था वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग उसमें नहीं आते हैं और इस पे एक केस हुआ था। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट इसको डिनाई किया और बोला नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज दिस इज इन प्रेजेंट टेंस एंड व्हेनेवर वी रीड एज इट इज, इसका इम्पैक्ट वैसे ही पड़ेगा। अगर हम लोग उसको अभी पढ़ रहे हैं मतलब प्रेजेंट टाइम में ये एप्लीकेबल है और प्रेजेंट टाइम में जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उस पर ये एप्लीकेबल होगा। इसलिए वी का मतलब यहाँ समझ लीजिए, वी मतलब ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, प्रेजेंट मैटर वो पास्ट था या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। ओके, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे एप्लीकेबल होगा तब तक यहाँ पे सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉरेन, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड दिया है सॉरेन। देखिए जैसा मैं बताया आपको कि प्रियम्बल प्रीफेस है और इस पे ही सारे अदर कंटेंट्स बेस है, इसलिए यहाँ पे सॉरेन का मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी है। सॉ मीन्स होता है सेल्फ, रेन इज कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि इसके पहले इंडिया मोनार्चिकल सिस्टम को फॉलो करता था या ब्रिटिश जो थे तो ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर आता था। तो अभी ये सॉरेन वर्ड जो है बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अभी हम लोग को लगता है कि सॉरेन वर्ड जो है हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम ये नया नया था और सॉरेन का बहुत इंपॉर्टेंस था, इवन अभी भी है। तो सेल्फ कंट्रोल, इट मींस व्हाट कि इंडिया इज फ्री फ्रॉम अदर्स कंट्रोल। इंडिया जो है एक्सटर्नल कंट्रोल के अंदर नहीं आता, इंडिया सेल्फ कंट्रोल करेगा, मतलब इंडिया इज इंडिपेंडेंट। आप बोल सकते हैं इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल, किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल के अंदर इंडिया नहीं आता है। ओके, आप समझ गए होंगे। तो रेन, तो इंडिया इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल एट एवरीवेयर। मैं यहाँ पे वर्ड ऐड कर रहा हूँ, एवरीवेयर, वेदर दैट इज लैंड, एयर और वाटर, डजंट मैटर, चाहे वो लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे वो एयर हो, हर जगह इंडिया जो है वो सॉरेन है। इंडिया किसी के अंडर या इंडिया पे कोई एक्सटर्नल जो पावर है वो रूल नहीं कर सकता है, इंडिया को ऑर्डर नहीं दे सकता है, इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इंडिया चाहे वाटर हो, चाहे लैंड हो, चाहे एयर हो, हर जगह फ्री है, फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल। अब यहाँ पे वर्ड है इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, इवन इंडियंस आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम द अदर्स कंट्रोल। अब इंडियंस में क्या होगा, जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है वो लोग भी इंडिपेंडेंट है। देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग इंडिपेंडेंट का मतलब नहीं समझ पाते। इंडिपेंडेंट इन कलेक्टिव मैनर एज वेल एज इन
इंडिविजुअल मैनर ऑल्सो। तो इंडिविजुअली भी यहाँ पे इंडिपेंडेंसी दिया गया है। इंडिविजुअली जैसे आपको मालूम है कि जब 18 इयर्स के एज तक जो बच्चे होते हैं उस पे उनके पेरेंट्स का कंट्रोल होता है, लेकिन जैसे 18 इयर्स क्रॉस कर जाते बच्चे तो उनके उनके पेरेंट्स का भी कंट्रोल नहीं रहता है, वो भी इंडिविजुअल फ्री हो जाते हैं। तो बेसिकली 18 इयर्स ऑफ एज तक बच्चे उतना समझदार नहीं रहता, उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, इसलिए गार्जियन के जो उनके पेरेंट्स के गार्जियनशिप में उनको रखा जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इंडिया में जो भी लोग हैं after the crossing 18 years of age, all those are free from the others control। इवन वो किसी दूसरे के इंडिविजुअली फ्री है और किसी दूसरे कंट्रोल में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सॉरेन मींस इंडिया भी इंडिपेंडेंट है और इंडियंस भी इंडिपेंडेंट है। अगर कुछ डाउट होगा आप लोग तुमसे पूछ सकते हो। तो समझ में आया आपको सॉरेन का मतलब? सॉ मींस सेल्फ, रेन मींस कंट्रोल। तो इंडिया इज अ सेल्फ कंट्रोल कंट्री। इंडिया खुद का कंट्रोल खुद से करता है, कोई भी बाहरी ताकत इंडिया को कंट्रोल नहीं करता है। इन स्टार्टिंग सेकेंड वर्ड है सोशलिस्ट। तो इन स्टार्टिंग देयर वाज नो सच काइंड ऑफ वर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया। तो सोशलिस्ट वर्ड तो पहले नहीं था, लेकिन इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया है। बेसिकली व्हाट इज मीन बाय सोशलिस्ट? सोशलिस्ट को भी जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सोशलिस्ट आप ये समझ लो कि सोशलिस्ट मींस व्हाट, कि सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनको कलेक्टिव राइट मिलना चाहिए और कलेक्टिवली उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए हर चीज का। इन शॉर्ट वर्ड वी कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन इज ओन्ड बाय पीपल कलेक्टिवली। वहाँ पे सबका राइट है और उसपे सबका जो है हक है। एग्जाम्पल के लिए जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है इंडिया में या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन हैज इक्वल राइट। लाइक ट्रेन, अब ट्रेन हो, बस हो, ब्रिज हो, रोड हो, ये सब सारे क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है। एंड पब्लिक प्रॉपर्टी में एंड एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल राइट। आप समझ सकते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब क्या है। ओके, तो इंडिया जो है वो सोशलिस्ट कंट्री भी है। बेसिकली इंडिया का सोशलिज्म जो है थोड़ा अलग है कंपेयर टू दी रसिया। रसिया का सोशलिज्म और इंडिया का सोशलिज्म में बहुत ही फर्क है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम लोग इतना समझते हैं कि इंडिया सोशलिस्ट भी है, इसलिए हम लोग इंडिया क्या बोलते हैं, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक कंट्री। इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसमें सोशलिस्ट पैटर्न भी आता है। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड इज ऑल्सो एडेड इन 42nd अमेंडमेंट 1976। तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये जो दो वर्ड है वो 1976 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। ओके, इसमें एक और वर्ड है इंटीग्रिटी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेक्युलर, देखिए सेक्युलर का एक्सप्लेनेशन और इसके बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सेक्युलर मीन्स द स्टेट्स हैव नो एनी recognized religion. Sir, I would. Hello. Sir, Ashwi speaking. Yeah, say. Sir, I have a doubt. Yeah. Sir, why our second PM Shastri didn't want to add this word in our constitution? Socialist. He was totally against it. Why? Second PM. Yeah, Lal Bahadur Shastri. Yes. He didn't want this word to be added in our constitution. He was against it. Why? See, there are many reasons. Because you know कि लाल बहादुर शास्त्री का कहना यह था कि जो सोशलिस्ट पैटर्न है वो ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में है, तो ये वर्ड डालने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग जब फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से जो मोस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स थे वो कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग नहीं करते। जो कांग्रेसी जितने भी थे, so all the members of Congress they supported the democratic kind of the गवर्नमेंट। वो डेमोक्रेसी को ज्यादा सपोर्ट करते, वो सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो सोशलिज्म को भी सपोर्ट करते थे। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो सोशलिज्म एंड जो है जैसे रसिया में जो सोशलिज्म इम्पोज किया गया था, तो उसका बेनिफिट्स भी है एंड उसका ड्रॉबैक भी है। ओके, देखिए लाल बहादुर शास्त्री के कहने का मतलब ये था कि अगर सोशलिज्म इंडिया में आता है तो इससे जो बड़े
लोग है, पैसे वाले लोग है, रिच पीपल है, उनको ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, पुअर लोग को बेनिफिट नहीं होगा। और इवन लाल बहादुर शास्त्री कहना ये भी था कि अगर डेमोक्रेटिक नेचर जो है उससे कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम होगा, सोशलिस्ट जो है वर्ड डालने से डेमोक्रेटिक जो हमारा नेचर है वो कहीं ना कहीं डैमेज होगा, इसलिए वो इसके खिलाफ थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्योंकि उनका कहना था कि ऑलरेडी सोशलिस्ट कुछ कॉन्सेप्ट बीपीएसटी एंड फंडामेंटल राइट में हम लोग दे चुके हैं, वहाँ से ऑलरेडी वहाँ मालूम पड़ जाता है, तो फिर ये इसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं कोई मीनिंग। तो ऐसे से बहुत बड़ा डिबेट है। देखिए उसमें लाल बहादुर शास्त्री ही नहीं थे, और भी बहुत लोग थे जो इनके अगेंस्ट थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद भी इनके अगेंस्ट थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इनके सपोर्ट में थे। इसलिए स्टार्टिंग में सोशलिस्ट पैटर्न, सोशलिस्ट जो है ये वर्ड इवन स्टार्टिंग में 1947 में ही ऐड कर दिया जाता, लेकिन बाकी के मेंबर्स इसको अपोज किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सोशलिस्ट वर्ड भी होना चाहिए। ओके, हेलो, यस सर। आप इतना समझो कि ये डिबेटेबल मैटर है और इस पर डिबेट करेंगे बहुत टाइम जाएगा। आप इतना समझिए कि कहीं ना कहीं सिंपल वर्ड में कि सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने से डेमोक्रेटिक नेचर डैमेज न हो, इसी कारण से लाल बहादुर शास्त्री इनको मना कर रहे थे ऐड करने से। ओके, सेक्युलर, वैसे सेक्युलर टर्म तो कंप्लीटली नहीं, लेकिन इवन सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। ओके, स्टिल सेक्युलर वर्ड हैज बीन एडेड इन 1976, उसको फिर से ऐड किया गया है। और सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म जब बताया था आपको कि द स्टेट्स हैव नो एनी रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन या एनी ऑफिशियल रिलीजन। तो हमारा जो स्टेट्स है, स्टेट्स मालूम है आप सबको, शायद से मैं बताया था, स्टेट्स मीन्स क्या? all the organizations which derived the power from the Indian Constitution. In short, Parliament, legislative assemblies या जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है या जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, इवन पुलिस चौकी भी उसी में आता है। तो स्टेट्स आप समझ लीजिए कि वो सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग स्टेट्स बोल सकते हैं। तो आप बोला कि स्टेट्स हैव नो एनी ऑफिशियल रिलीजन, स्टेट्स के पास किसी भी तरह के ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, दैट इज कॉल्ड द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मींस देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन वेस्टेड टू द स्टेट्स। ओके, बट वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म में फर्क है। वैसे तो सेक्युलरिज्म वर्ड जो है, सेक्युलर वर्ड अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म स्पेशली इन अमेरिकन secularism, as there even states have no recognized religion and states do not support, promote or protect the any religion. तो अमेरिका में स्टेट्स के पास खुद का रिलीजन भी नहीं है और इवन किसी भी रिलीजन को प्रमोट भी नहीं करता है। okay? जहाँ तक बात की प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन दैट इज डिफरेंट। प्रोटेक्शन को वो डेमोक्रेटिक नेचर से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सेकुलर नेचर से प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो वो रिलीजन को ये शॉर्ट मानता ही नहीं है। ओके, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिकन सेकुलरिज्म है, इट इम्पैक्ट द नेगेटिव स्टेट ऑफ द सेकुलरिज्म। वहाँ पे नेगेटिव स्टेट्स ऑफ द सेकुलरिज्म है, जबकि इंडियन जो सेकुलरिज्म है दैट इज द पॉजिटिव स्टेट ऑफ द सेकुलरिज्म। दोनों में तो फर्क है। ओके, देखिए इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, इवन इंडिया has no any official religion, but India supports, promotes and protects each and every religion equally. तो इंडिया में आप देख सकते हो कि जो भी रिलीजन्स है, हर रिलीजन को इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट जो है इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें वेस्टर्न सेकुलरिज्म में नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म स्टेट्स द पॉजिटिव impact on the democracy, whereas Western secularism impacts the negative state of the democracy. तो मालूम पड़ गया आपको सेकुलर का मतलब। Now the word is democratic, sovereign, socialist, secular, democratic. Demo people, cratic government. The government of people is called democratic या democracy. But according to Abraham Lincoln, he gave a definition of this democracy
एंड डेफिनेशन क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। तो वैसे डेमोक्रेसी को समझना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट है, लेकिन स्टिल ऊपर से जो उसका जो मेन सैलेंट फीचर है वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए डेमोक्रेसी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट के ईच एंड एवरी प्रोसीजर में, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। दैट इज व्हाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो कॉल्ड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे इंडिया में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ओके, यहाँ पे पीपल जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन पीपल जो भी जिनको भी वो इलेक्ट किया है, उनको चूज किया है, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए वर्क करता है, काम करता है। इसलिए इंडिया में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो कॉल्ड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ओके, अब जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में और डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट है वर्ड रिपब्लिक। ठीक है, वर्ड है रिपब्लिक। बेसिकली वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन एवरी 26 जनवरी। लेकिन बहुत लोग को ये नहीं पता है कि रिपब्लिक का एग्जैक्टली मतलब क्या है। कि रिपब्लिक को अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब है गणतंत्र। गणतंत्र दिवस हम लोग सब लोग मनाते हैं, लेकिन रिपब्लिक का मीनिंग बहुत लोगों को नहीं पता है। ओके, आप लोग को बता सकते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या है? Sir, elected head. Yeah, elected head of the states, right now? Yes. तो गुड, यहाँ पे क्या है? elected head of the states, करेक्ट है। अच्छा बताइए कि चाइना जो है वो रिपब्लिक है या नहीं है? Sir, that is republic, but that is monarchical republic. या मैं इससे जितना रिपब्लिक है या नहीं है? That is republic. Yes. Yes. Britain? Britain is also republic. No, यहाँ मिस्टेक है। Britain is not a republic country. Okay? Britain रिपब्लिक कंट्री नहीं है, याद रखना। जापान रिपब्लिक कंट्री नहीं है। ओके, तो जापान, ब्रिटेन ये सब रिपब्लिक नहीं है। एनीवे, लेकिन चाइना रिपब्लिक है, रशिया रिपब्लिक है। ओके, ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट्स कौन होता है? वो हेरेडिटरी होता है। हेरेडिटरी इन द सेंस कि वो क्वीन या किंग ही होगा वहाँ। ओके, जो क्राउन वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट्स है, उसको इलेक्ट कोई नहीं करता है, वो पहले से चलते आ रहा है। तो हम लोग कैसे बोले वो रिपब्लिक है? तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। ओके, तो रिपब्लिक मीन्स द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट्स। इट मीन्स देयर इज नो हेरेडिटरी सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। तो ये वर्ड जो है इसको प्रॉपर याद रखना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। Again, I repeat, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Short form में सौ से तेरे, याद रखने के लिए याद होगा, सौ से तेरे, and to secure to all its citizens. Now, the word justice. Justice in social manner, economic manner and political manner. देखिए यहाँ पे सोशल इक्वालिटी या इकोनॉमिकल इक्वालिटी या पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो इक्वालिटी और जस्टिस में बहुत ही फर्क है। देखिए इक्वालिटी और जस्टिस में सच में बहुत ही फर्क है। यहाँ पे जस्टिस वर्ड दिया है, तो बहुत लोग जो है ना इसको इक्वालिटी वर्ड से रिलेट करते हैं, उनके रिलेटेड जो है बातें करते हैं, तो उनको नहीं पता कि यहाँ पे सोशल इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जस्टिस की बात कर रहे हैं। जस्टिस और इक्वालिटी में बहुत ही फर्क है। ओके, अगर मान लीजिए अगर हम देखेंगे कि इंडिया में सब इकोनॉमिकली इक्वल हो जाएगा तो कंट्री चलेगा ही नहीं, सोसाइटी में सब इक्वल हो जाएगा तो वो भी नहीं चलेगा, पॉलिटिकली इक्वल हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, इसलिए बोला गया जस्टिस मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। यहाँ बोला गया है इक्वल, इक्वालिटी से ज्यादा हम लोग को हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके,
तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे हम लोग पर वर्क करते हैं, ना कि इक्वालिटी पे वर्क करते हैं। एनीवे जस्टिस आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वैसे मैं एक्सप्लेन कर दिया था, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन गिवन थ्रू द फंडामेंटल राइट। तो जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो फंडामेंटल राइट के थ्रू दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग आपको पता है, पॉलिटिकल जस्टिस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आर्टिकल 19 में के अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिकल जस्टिस में है, यू कैन मेक योर ओन पार्टी, यू कैन you can give the vote, you can elect the representative, even you will you आप जो है आप स्टैंड भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको राइट टू वोट का भी अधिकार है, ओके, राइट टू रिप्रेजेंट का भी अधिकार है। यहाँ पर राइट टू रिप्रेजेंट भी है, राइट टू वोट भी है। ये फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग मिलता है। तो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देने की तो बात कही गई है, लेकिन आप खुद सोचिए कि पॉलिटिकल सिर्फ फंडामेंटल पॉलिटिकल जस्टिस कैसे मिलेगा जब तक कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिलेगा। तो सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस हैव बीन गिवन थ्रू द डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के थ्रू सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस दिया गया है, जबकि पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट के थ्रू दी गई है। तो जब तक सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिल सकता है। ओके, अब कैसे बता रहा हूँ। सपोज राइट टू वोट दे दिया, ओके, राइट टू वोट में इक्वालिटी आ गया ऑलमोस्ट, मतलब वेटेज ऑफ अ पर्सन, वेदर दैट पर्सन बिलोंग टू एनी कैटेगरी, डजंट मैटर, चाहे वो रिच क्लास से हो, चाहे वो पुअर क्लास से हो, चाहे बेगर हो, चाहे बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हो, डजंट मैटर, लेकिन सब ईच एंड एवरी पर्सन हैज इक्वल वेटेज ऑफ वोट। तो जो भी लोग हैं जो वोट करते हैं उसका वेटेज जो है वो सबका इक्वल है, बराबर है। ओके, तो हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल जस्टिस मिला है। लेकिन आप सोचिए जरा कि अगर यहाँ पे राइट टू रिप्रेजेंटेशन का इक्वालिटी कहाँ मिला है। हम लोग देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो लोग पैसे वाले हैं, मतलब जो लोग अमीर है, रिच है, पैसे वाले हैं, या जो लोग सोसाइटी में सबसे उच्च वर्ण में आते हैं, सबसे हाई क्लास में आते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया या क्षत्रिय हो गया, तो वैसे लोग, या जो लोग जो है गुंडे टाइप के लोग हैं, ओके, पावरफुल पर्सन है, तो वैसे लोग, तो वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हायर क्लास वाले रिप्रेजेंट करते हैं, या पैसे वाले रिप्रेजेंट करते हैं, या जो है दबंग लोग, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देखने जाएंगे तो यहाँ पे राइट टू रिप्रेजेंट का जो है प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत ही अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, इवन समाज में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रहा है? क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस मिलना बहुत ही जरूरी है। इस सोसाइटी में उनको भी कुछ पद मिलना चाहिए, कुछ हायर पोस्ट मिलना चाहिए, और सेकेंड थिंग इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट वो इलेक्शन में खड़ा हो सके और हमें रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए बोला गया है कि पॉलिटिकल जस्टिस तब तक नहीं मिल सकता है जब तक सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिलेगी। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों बहुत ही जरूरी है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब यहाँ पे वर्ड है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इवन ये फंडामेंटल राइट में दिया है, और यहाँ पे भी है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देखिए, एक्चुअली डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग बोल सकते हैं कि यही है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वैसे तो ऊपर से जस्टिस वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ पे बोला गया है, ये तो इंडिविजुअल डेमोक्रेसी की बात की गई है। इंडिविजुअली वो किस तरह से इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअली वो किस तरह से किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं आता है। जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन हैज फ्री टू थिंक एनीथिंग, डजंट मैटर, उनका थॉट क्या है कोई मैटर नहीं करता है, ये लिबर्टी है। हमारे थॉट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, वो हमारे अकॉर्डिंग है, वो हमारे अकॉर्डिंग वो बिल्डअप हुआ है, तो ये लिबर्टी मिली। एक्सप्रेशन, अब जो आपका थॉट है, तो थॉट को हम लोग कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो द थॉट कैन बी एक्सप्रेस थ्रू एनी मैनर, वेदर दैट इज इन रिटन फॉर्म और इन पिक्टोग्राफिकल फॉर्म, ओके, या वोकल फॉर्म। आप उसको बोल के भी एक्सप्रेस कर सकते हो, या पिक्चर्स, जो पिक्टोग्राफी होता है जैसे कार्टून वगैरह है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, प्ले के थ्रू भी कर सकते हैं, ड्रामा के थ्रू भी कर सकते हैं, ओके, और इवन
जो आपका लेटर के थ्रू, पेपर के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू, एडिटोरियल्स के थ्रू, आप किसी भी थ्रू से अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी हमें फ्रीडम मिली है। लेकिन यहाँ पे लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन में एक जो है इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, एंड दैट इज कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन शुड नॉट बी पर्सनल। तो किसी के पर्सनल नहीं होना चाहिए, किसी के डिग्निटी को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, इसलिए आपका एक्सप्रेशन जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, ना कि किसी के डिग्निटी को इम्पैक्ट करे। अगर आप किसी के डिग्निटी के अकॉर्डिंग या उसके पर्सनल लेवल पे आप जाके किसी भी बात बोलोगे तो आपको डिफेमेशन का केस हो सकता है, मानहानि का केस आपके ऊपर हो सकता है। इसलिए आप याद रखिए, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि किसी की डिग्निटी को आप डैमेज करें। ओके, तो उनके डिग्निटी को मेंटेन करना है। हाँ, अगर वो पॉलिटिकल डिग्निटी है देन डजंट मैटर, पॉलिटिकली आप कुछ भी बोल सकते हो, पॉलिटिकली आप बोल सकते हो, लेकिन उनके पर्सनल रिलेशन में जो है आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते हो, नहीं जा सकते। पर्सनल रिलेशन अगर हाँ वो भी अगर पॉलिटिकली है, जैसे मान लीजिए दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पॉलिटिकल है और कुछ ऐसे जो वर्क किया है, काम किया है जो पॉलिटिकल लेवल पे करेक्ट है, मैंने पॉलिटिकल लेवल पे किया है, तो वहां पे आप अपना एक्सप्रेशन दे सकते हो, लेकिन पर्सनल हम लोग नहीं जा सकते। इसलिए लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन में रेस्ट्रिक्शन है, लिबर्टी ऑफ थॉट में किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन में रेस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वैसे बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ये तीनों वर्ड जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। All these three words are interdependent and even interconnected. तो ये कनेक्टेड भी है, इंटरडिपेंडेंट है। स्टिल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए ये तीनों वर्ड्स मेंशन किया। अगर डिफरेंसेस नहीं होता तो फिर ये तीनों वर्ड्स मेंशन करने का कोई मतलब ही नहीं था। एनीवे, बिलीफ, बिलीफ एंड फेथ। तो बिलीफ मीन्स व्हाट, कि यू कैन बिलीव एनी रिलीजन। आपका बिलीफ किसी भी रिलीजन के प्रति हो सकता है, और इवन यू कैन नॉट बिलीव इन रिलीजन, आप किसी रिलीजन को बिलीव भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ बिलीव का मतलब ये है कि आप बिलीव कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसमें आप इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, आपको लिबर्टी मिली है। ओके, तो चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो या अदर रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, तो ये जो बिलीफ है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग एथेइस्ट होते हैं, जो किसी रिलीजन को या किसी गॉड को नहीं मानते हैं, तो वो लोग भी आगे उसको भी लिबर्टी मिली है। लिबर्टी यहाँ पे जो रिलीजन को मानते हैं उनको भी मिला है, जो नहीं मानते हैं उनको भी मिला है, मतलब आस्तिक और नास्तिक दोनों को मिला है। चाहे वो एग्नोस्टिक हो, चाहे अथेइस्ट हो, चाहे वो थेइस्ट हो, सबको यहाँ पे लिबर्टी मिली है। लोग बिलीव, फेथ, सपोज अगर आप कोई रिलीजन को मानते हो, कोई भी रिलीजन, उसमें आपको कैसे फेथ है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम हिंदुज्म को मानते हैं, अब हिंदुज्म में डिफरेंट काइंड के फेथ है, यहाँ पे बहुत सारे कस्टम्स है, कुछ ऐसे कस्टम्स है, कुछ ऐसे फेथ है जो लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब शादी होती है, अब शादी में मंगलसूत्र पहनाना वो एक काइंड का एक तरह का फेथ है कि अगर मंगलसूत्र पहनाते हैं तो शादी हो जाता है और फिर 7 जन्मों का नाता हो जाता है, रिश्ता हो जाता है, संबंध बन जाता है। या सिंदूर दान, सिंदूर करना, ये भी क्या एक फेथ है। ओके, तो अभी कोई जरूरी नहीं है कि हिंदुइज्म में हर जगह सिंदूर ही पड़ता है। अब साउथ इंडिया में सिंदूर नहीं देते, साउथ इंडिया में सिंदूर को ही इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसमें साउथ इंडिया में मंगलसूत्र को इम्पोर्टेंस दी गई। इसलिए फेथ, भले ही हम लोग हिंदू है, लेकिन हिंदू में भी डिफरेंट काइंड के फेथ होता है। ओके, या इस्लाम है, उसमें भी डिफरेंट काइंड के फेथ है। अब सिया जो है उनका अलग फेथ होता है, सिया का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, सुन्नी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, हिजाबी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, वहाबी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तो वहाँ पे भी फेथ डिफरेंट काइंड की हो सकती है। इवन फेथ में आपको ये भी बोल सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी मोड के थ्रू जो है वो भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकता है, वो उनका फेथ है, वो उसमें वो फ्री है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई गलत नहीं कर सकता है। ओके, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो ये किसी भी तरह से उसको इलीगल नहीं मानते हैं। हाँ, जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे अगर कोई नॉर्म्स है, कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो गलत हो सकता है, कुछ रिलीजियस लॉ है उनके अकॉर्डिंग वो गलत हो सकता है, लेकिन एट लास्ट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आता है वो केस, तो फाइनली जो है जीत इनका ही हुआ। तो यहाँ पर दिया हुआ है लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। यहाँ पे एक वर्ड दिया है लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लेकिन यहाँ पे फेथ एंड वर्शिप, वर्शिप मीन्स व्हाट, जैसे कुछ लोग वर्शिप करने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग जो है वर्शिप आप देखते हैं कि भगवान शिव को
दूध डाल के भी वर्शिप करते हैं। कुछ लोग का जो है ना वर्शिप ऐसा नहीं है, वो फ्लावर से वर्शिप करते हैं। कुछ लोग जो है फ्लावर के छोड़ के पानी से करते हैं। तो ये वर्शिप का अलग-अलग मोड है। कुछ लोग खाना खाने के पहले करते हैं, कुछ लोग खाना खाने के बाद करते हैं। कुछ लोग वर्शिप जो है ना घर में ही कर लेते हैं, कुछ लोग मंदिर जाकर करते हैं। तो कुछ लोग वर्शिप नहीं भी करते। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों वर्ड है, वो तीनों जो है इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। ओके, तीनों को हम लोग कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस तो जरूर है। इसलिए लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप ये दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल नहीं, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। एंड इट इज गिवन इन आर्टिकल 60 इन फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 60 में दिया हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे ये वर्ड है स्टेटस इन द सेंस कि डजंट मैटर वो कौन से रेस से, कौन से रिलीजन से, या कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, या कौन से जेंडर से बिलोंग करता है, डजंट मैटर। अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट में अगर उनको पार्टिसिपेशन दिया है, ओके, या पार्टिसिपेंट दिया है, तो उसका स्टेटस सेम होगा। चाहे एक छोटे कास्ट के लड़के हैं जो आईएएस कंप्लीट किया है, एक बड़े कास्ट के लड़के हैं जो आईएएस कंप्लीट किया है, लेकिन दोनों का स्टेटस सेम होगा। इसलिए होता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इवन अपॉर्चुनिटी की बात बोला गया है कि कुछ ऐसे कास्ट है, कुछ ऐसे कैटेगरी के जो लोग हैं, क्लास है हमारे कंट्री में, जो डिप्राइव्ड क्लास है। डिप्राइव्ड क्लास में आता है वुमन, एससी एसटी और कुछ हद तक ओबीसी। तो जो एससी एसटी है या वुमन है या ओबीसी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए अलग से कुछ ना कुछ रूल बनाना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसके लिए लॉ बनाना पड़ता है, या आप बोल सकते हो उसको रिजर्वेशन दी जाती है। बहुत लोग इस पे डिस्कस करते हैं, ये भी पॉइंट डिबेटेबल है। वैसे तो डिबेट करने जाएंगे बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि रिजर्वेशन इज अ काइंड टू प्रोवाइड द इक्वालिटी, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। याद रखिए आप कि अगर जो लोग डिप्राइव्ड है, जिनको नहीं पता है, जो बहुत ही दूर है, जो मतलब स्ट्रीम लाइन में नहीं है, उसको स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए, उनको थोड़ा प्रमोट करने के लिए, उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए रिजर्वेशन दी जाती है। इन शॉर्ट आप ये समझिए, इसलिए वुमन हो या ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, उनको रिजर्वेशन देने का एक कारण ये है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. देखिए यहाँ पे फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। अब सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में एक साइलेंट फीचर का एक जो फीचर है, दैट इज आल्सो सिंगल सिटीजनशिप। हेलो, तो सिंगल सिटीजनशिप assures the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Why? Dignity of the individual आप समझ सकते हैं कि चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर, कैन एवरी पर्सन हैज द इक्वल वेटेज ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसलिए अगर उनको पासपोर्ट अगर कोई बनाते हैं तो सबका वेटेज सेम है और सबके लिए इक्वल जो है रूल है, रेगुलेशन है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो उसको एक डिग्निटी प्रोवाइड होती है। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप देने का, इवन इंडिया हैज बाइकैमरलिज्म एज वेल एज ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है, बाइकैमरलिज्म है। इवन इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। इवन इंडिया में जो है डिवीजन ऑफ पावर है, पावर का भी डिवीजन है। स्टिल इंडिया हैज सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप दिया गया है। इसकी मेन वजह है फ्रैटर्निटी प्रोवाइड करने की। इस वक्त इंडिया इज मल्टी डाइवर्स कंट्री। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, चाहे वो अदर्स डाइवर्सिटी हो, डजंट मैटर, लेकिन डाइवर्सिटी है स्टिल इंडिया गिव्स द सिंगल सिटीजनशिप। एंड इसलिए इसमें आप समझ सकते हैं कि फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखिए यूनिटी मीन्स आफ्टर ऑल सब एक साथ है, मतलब
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप समझ सकते हैं कि सब एक साथ है। लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल से लेके, ग्रास रूट से लेकर के टॉप लेवल तक वो इंटरकनेक्टेड है, सब इंटीग्रेटेड है। जो लोग ग्रास रूट से है वो भी टॉप पे आ सकता है, जो टॉप पे वो भी ग्रास रूट पे जा सकता है, वो इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं से। दैट इज द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, तो फ्रैटर्निटी इज सीडिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। लास्ट जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि on which day the constitution was adopted in the constituent assembly, तो डेट है 26 नवंबर 1949। ओके, क्योंकि वहां तक 26 नवंबर 1949 तक जो है हमारा 3 फेज कंप्लीट हो गया था। इट मींस कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया था, और इसके बाद से अभी सब लोगों को जो है ना सिग्नेचर करना था, साइन करना था। ओके, इसलिए जो प्रीएम्बल है ये स्पेशली ये जो सेंटेंस दिया है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये सेंटेंस के कारण प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे लास्ट में रखा गया है, क्योंकि ये ऐसे रखने से क्या होता है कि इसके पहले जितने भी कंटेंट्स है वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट हो जाती है। ओके, वो ऑटोमेटिकली जो है पीपल उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, और हम लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड हो जाते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हम पे एप्लीकेबल हो जाता है, इसलिए ये प्रीएम्बल को सबसे लास्ट में रखा गया। आप समझ में आ गया होगा कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे लास्ट में क्यों रखा गया। एनीवे, ingredients of the preamble। The preamble reveals 4 ingredients or components। यहाँ पे है फर्स्ट, source of authority of the constitution। The preamble states that the constitution derives its authority from the people of India। Anyway, preamble is not the power or not the source of the power of the constitution। प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किसी भी तरह के पावर का सोर्स नहीं है। एनीवे, यहाँ पे क्यों बोला गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर पीपल ऑफ इंडिया से मिलता है, ना कि प्रीएम्बल से मिलता है। इसलिए सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो आफ्टर ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम। अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट मतलब ये अदर मैनर ये सुप्रीम है, लेकिन ऑल people are abide by the Indian Constitution। Nature of the Indian state, it declares India to be of a sovereign, socialist, secular, democratic and republican polity। okay, कभी-कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया किस तरह का कंट्री है, तो आप बोल सकते हैं इंडिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक तरह के इस तरह के देश है। इवन अगर बोलेंगे इंडियन स्टेट कैसा है, इंडियन स्टेट कैसा है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। इसलिए नेचर ऑफ इंडियन स्टेट यहाँ पे मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, यहाँ पे स्टेट मतलब महाराष्ट्र, यूपी ऐसा नहीं, स्टेट मीन्स क्या, गवर्नमेंट। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स दैट इंडिया टू बी ऑफ अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। Objectives of the Constitution, it specifies justice, liberty, equality and fraternity as the objectives। जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं जस्टिस के बारे में। जस्टिस 3 तरह का, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रैटर्निटी, ये भी बताया एज द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26, 1949 एज द डेट। कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल में जो मेन कीवर्ड है, कंटेन्स द कीवर्ड सॉवरेन, जो हम लोग सॉवरेन क्या, सेल्फ कंट्रोल, सोशलिस्ट इन द सेंस
आप समझ सकते हैं कि collective right of people, secular states have no official religion, democratic people of government, republic, the elected head of the states. Justice, liberty, equality and fraternity are explained as the rule. जो मैं एक्सप्लेन क्या हूँ वही सेम चीजें नीचे दिया है, आप देख लीजिए. Sovereign जो मैं एक्सप्लेन क्या हूँ, the word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation. Okay, in short, India is free from other nation, other control, but an independent state. There is no authority above it, and it is free to conduct its own affairs, both internal and external. मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इवन इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूएन का इंडिया मेंबर है. इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर ऑलरेडी 1945 में एक्सेप्ट किया था. तो इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. स्टिल इंडिया इज नॉट बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. फिर भी इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंडेड नहीं. इंडिया उससे भी फ्री है. इंडिया जब चाहे तब मेंबरशिप जो है वो क्लोज कर सकता है, मेंबरशिप से बाहर निकल सकता है. Okay, and even India is the member of Commonwealth countries, जिसका हेड है द हेड ऑफ द ब्रिटेन. जो क्राउन होते हैं वहां के वो हेड होता है. तो उनके भी मेंबर नहीं इंडिया. आप लोग सुन रहे हो ना मुझे? हेलो. ओके, गुड. Now, so in 1949, India declared the continuation of her full membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner. मतलब इसकी शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि भले ही इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन के मेंबर है, उनको एक्सेप्ट किया है 1949 में, जिसका हेड जो है ब्रिटिश क्राउन होता है, फिर भी इंडिया जो है वो सॉवरेन है. वो उनके बात को नहीं भी मान सकता है. जब मर्जी तब उससे अलग हो सकता है. Further, India's membership of the United Nations organization also in no way constitutes a limitation on her sovereignty. ये बताया आपको, इंडिया फ्री है, कभी जब चाहे तब जो है वो, मतलब इंडिया बाउंडेड नहीं है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस. Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state. अब यहाँ पे ध्यान दिया कि इंडिया can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state. मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया जो है वो दूसरे कंट्री के लैंड को अक्वायर भी कर सकता है, या कोई अदर कंट्री अगर मान लीजिए इंडिया में मर्ज होना चाहता है या किसी भी तरह से, तो वो कर सकता है. इंडिया इसके लिए फ्री है. कोई दूसरे कंट्री. वीडियो हैंग हो रहा है क्या? हेलो ऐश्वी, हेलो. आप लोग सुन रहे हो मुझे? हेलो.